हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो यस फ्रेंड्स, आज का टाइटल देख के तो आप बहुत खुश हो रहोगे। इतनी रिक्वेस्ट आई थी और हमें पता था हमें करना है, पर क्या करें, बाकियों की भी रिक्वेस्ट देखनी पड़ती है। पर चलो, देर आए तंदुरुस्त आए। अब मेरे को पता है ये बोलेंगे तंदुरुस्त नहीं है, दुरुस्त आए पर पता नहीं, बचपन से मैं यही बोलती हूँ, देर आए नहीं, देर आए तंदुरुस्त आए मैंने पता नहीं बचपन से यही लेट आते हैं मगर तंदुरुस्त होके आते हैं तो ये मेरा अपना बना हुआ है मेरे ख्याल से। तो फ्रेंड्स, आज का टाइटल अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं बता देती हूँ। आज का टाइटल है कारगिल वॉर, ऑपरेशन विजय, फैक्ट्स ऑफ कारगिल डॉक्यूमेंट्री, ऑपरेशन सफेद सागर, ऑपरेशन तलवार। बाप रे, इतना कुछ है, मुझे खुद ही नहीं पता होगा इन सब में, तो हम लोगों के लिए भी, मेरे लिए एटलीस्ट तो बहुत इंफॉर्मेटिव होना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं और कोशिश करेंगे इसको 2 पार्ट्स में करने की। तो अभी देखते हैं फर्स्ट पार्ट, और कोशिश होगी कि सेकंड पार्ट जल्द से जल्द लगा सकें। तो वीडियो शुरू करने से पहले यस फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार ही आए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे सब्सक्राइब के बटन को और बेल आइकन दोनों को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। जय हिंद। इस वीडियो में हम कारगिल को कैसे जीता गया इसके बारे में डिटेल से समझेंगे कि क्या था थल सेना का विजय ऑपरेशन और वायु सेना का सफेद सागर ऑपरेशन और नौसेना का ऑपरेशन तलवार। इन तीनों ऑपरेशन के द्वारा किस तरह से पाकिस्तान को हर मोर्चे पर घेर लिया गया, जिस वजह से पाकिस्तान पूरी तरह पीछे हटने से मजबूर हो गया। 1998 में परमाणु बम के सफल परीक्षण के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों ही एक परमाणु संपन्न देश थे। दो परमाणु संपन्न देशों के बीच यदि युद्ध होता है तो ये काफी घातक हो सकते हैं। इसलिए इसको समझते हुए और काफी दूरदर्शी सोच रखने वाले हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 21 फरवरी 1999 को बस द्वारा दिल्ली से लाहौर के लिए रवाना हुए और एक लाहौर समझौते पर हस्ताक्षर हुआ 21 फरवरी 1999 को। और जब अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर में बस से उतरे तो बहुत ही गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गया। दोनों देशों ने कहा कि अतीत में हम लोग जितने भी युद्ध किए हैं उसे भुलाकर हम सब अब एक सह अस्तित्व पे आगे बढ़ेंगे और हम बहुत ही जल्दी मिल बैठकर कश्मीर मुद्दे को सॉल्व कर लेंगे, इसमें बिना किसी देश को इंटरफेयर किए। अटल बिहारी वाजपेयी को 21 तोपों की सलामी दी गई, लेकिन कोई भी हिंदुस्तानी ये नहीं जान रहा था कि ये 21 तोपों की जो सलामी दी जा रही है भारत के प्रधानमंत्री के सम्मान में, ठीक 3 महीने बाद यानी मई में यही तोपें भारतीय सैनिकों के सीने पर गिरेंगी। लाहौर में जब हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे तो उस समय पाकिस्तान के जनरल परवेज मुशर्रफ ये कह रहे थे कि हम उन्हें सैल्यूट नहीं करेंगे। भाई मत करिए ना, तुम्हारे सैल्यूट के हम लोग भूखे हैं। लेकिन ये जो था, ये आदमी इतना बड़का, ये इसको तो इसी के देश में फांसी की सजा हुई है, इसने खुद अपने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का तख्ता पलट करके खुद राष्ट्रपति बन गया था वहां पे। तो ये इसने क्या किया, एक प्लान बनाया, ऑपरेशन बद्र, अल बद्र प्लान बनाया, और इसमें ना कई जनरल थे, 4-5 लोग, यही लोग मेन थे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो थे वो तो एकदम ये तो था ही भाई, ये जनरल ही थे परवेज मुशर्रफ। और यहाँ पे चीफ ऑफ जो जनरल स्टाफ थे अजीज खान, और यहाँ मेजर जनरल जावेद हसन। ऐसा कहा जाता है कि पूरा जावेद हसन ने ही रूपरेखा तैयार किया था, हालांकि इतने लोगों का योगदान था कारगिल में। ये लोग चाहते थे कि जो शिमला एग्रीमेंट के बाद ये हुआ था, हम लोग में एक आपसी सहमति थी कि कारगिल का जो एरिया है वहां टेम्परेचर -30 -40 चला जाता है, इतना ठंड हो जाता है। तो हम लोग क्या करते थे, अक्टूबर के बाद हम भी अपनी पोस्ट बंकर को छोड़ के चले आते थे और पाकिस्तान भी चला जाता था। फिर हम लोग जाते थे मई जून के महीने में। तो पाकिस्तान ने प्लान बनाया कि 1999 में हम क्या करेंगे, अपनी जो जैसे भारत पीछे हटेगा, पाकिस्तान ने कहा कि हम लोग तो पीछे नहीं हटेंगे और उल्टे अपनी फौज भेज देंगे, उन बंकरों में घुसा देंगे जो भारत खाली करके गया है, और उन्हें हम क्या करेंगे, पूरी हथियार सप्लाई A to Z दे देंगे। ये ऑपरेशन अल बद्र में चल रहा था। इसको आप मैप से समझिए ध्यान से। ये जो आप लाइनिंग देख रहे हैं ये आपका एक्चुअली POK है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का ये जो एरिया है, यहाँ से हम लोग, ये जिला जो आता है वो कारगिल जिला आता है। एक्चुअली लड़ाई जो थी वो कारगिल जिले में थी, वो 4 सेक्टर में थी। उसको एक्चुअली जिला कारगिल होने की वजह से उसका नाम कारगिल दे दिया। देखिए ये लाइन ऑफ कंट्रोल जो है, यहाँ से श्रीनगर से लेह तक एक सड़क जाता है 1A, नेशनल हाईवे 1A। अब पाकिस्तान का जो प्लानिंग क्या था कि ये हाईवे को हमको कैसे भी काट देना है। ये हाईवे काटने का 2 मकसद था। एक, हाईवे को यहाँ से काट दीजिए, और एक
ये एरिया से, ताकि यहाँ से कोई सियाचिन में ना जा सके। अगर सियाचिन का हाईवे कट जाएगा तो सियाचिन भारत के हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि वहां डायरेक्ट पहुंच नहीं है। अब बीच में इतने पहाड़ हैं कि नॉर्मल सड़क बना ही ना जा सकती है। तो इसलिए ऑपरेशन अल बद्र के द्वारा मुशर्रफ ये सोचे कि हम ये हाईवे को काट देंगे तो पाकिस्तान भारत बैकफुट पे आ जाएगा। और रियली भी थी। जैसे आप यहाँ देखेंगे ये डॉटेड लाइन हमारी LAC है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल है। अब ये जो सड़क जा रही है ये सड़क है हमारी श्रीनगर से लेह तक। अब यहाँ कारगिल देखिए ये लाइन ऑफ कंट्रोल के बहुत ही करीब है। इनकी प्लानिंग क्या थी, ये लोग 4 जगह से भारत में घुस गए। देखिए कारगिल जो बोलते हैं, कारगिल की लड़ाई, कारगिल जिला था, उसमें 4 जगह थे। जैसे आपके जिला में कैसे ब्लॉक या तहसील होते हैं, कई सारे होते हैं, तालुका टाइप का, उसे ही था कारगिल जिला। इसमें 4 महत्वपूर्ण सब डिवीजन में लड़ाई चल रही थी। ये क्या किया, ये 4 जगह से घुसपैठ कर दिया। यहाँ पर 4 एरिया से घुसपैठ किया। सबसे पहला जो एरिया था मस्कोक एरिया था, ये मस्कोक एरिया में घुसपैठ कर दिया। उसके बाद जो एरिया था वो द्रास का एरिया था। सबसे भीषण जो लड़ाई हुई थी वो द्रास में हुई थी। इसी में तोलोलिंग, टाइगर हिल और 0.5140 इसमें सब आते थे सब ये। तो ये वाला एरिया हो गया द्रास। और इसके बाद ये वाला एरिया हो गया काक्सर। काक्सर का एरिया जो था वो एक्चुअली बैकअप के लिए इन लोगों ने यूज किया था। और काक्सर के बाद ये बटालिक एरिया, बटालिक सबसे लास्ट में था। अब आप बताइए बटालिक क्यों किया गया था, क्योंकि बटालिक पे अगर कब्जा हो जाएगा तो हम सियाचिन नहीं जा पाएंगे। तो आप देख रहे हैं ना ये चारों पॉइंट एक्चुअली कारगिल में आ रहे थे, इसलिए इसको नाम दे दिया गया कारगिल का युद्ध। लेकिन कारगिल का युद्ध में जो सबसे भीषण एरिया जब युद्ध हुआ था वो था द्रास में। तो अब हम लोग एक एक करके समझते हैं कि आखिर ये लड़ाइयां कैसे कैसे हुई थी। देखिए ये पहाड़ी एरिया है, यहाँ इंडस्ट्रीज नहीं है, यहाँ पर पशुपालन ज्यादा होता है। तो एक याक पहाड़ी जीव होते हैं, पहाड़ी पशु है, तो याक चरा रहे थे लोग। तो ये तासी नाम दयाल नाम के एक व्यक्ति का याक खो गया था। वो उसे ढूंढने गया और दूरबीन में देखा तो उसको दिखाई दिया कि कुछ लोग पत्थर को खोद रहे हैं और वहां छुपने की जगह बना रहे हैं, बंकर बना रहे हैं। और वो दाढ़ी वगैरह रखे तो समझ गया कि भाई ये पाकिस्तानी है। ये भागा भागा आया, आर्मी को बताया कि भाई वहां ऐसी ऐसी घुसपैठ हो रही है। तो आर्मी ने देखा तो भाई आर्मी को भी हलचल दिखाई दी, हेलीकॉप्टर से सर्वे लिखा गया तो भारत को भी पता चला कि भाई यहाँ पे घुसपैठ है। तो इसके लिए पेट्रोलिंग पार्टी, पेट्रोलिंग मतलब होता है जांच के लिए, पेट्रोलिंग पार्टी भेजी गई 5 मई को। 5 मई को भेजा गया पेट्रोलिंग पार्टी में 4 से 5 जवानों को वहां पर घुसपैठी। ये चारों से एक्चुअली पहाड़ पे आप चढ़ रहे होते हैं, वहां पहले से वो छुप के बैठे होते हैं, तो वो आराम से आपके ऊपर शूट कर सकते हैं। हमारे सैनिकों को उन लोगों ने मार दिया, हमारे सैनिक शहीद हो गए। इसके बाद जो हुआ वो एकदम भयानक हो गया। ये 9 मई को सीधा हमारा कारगिल के जिला पर, अब जैसे कारगिल का कई एरिया है, जैसे मस्कोक है, द्रास है, बटालिक है, काक्सर है, तो ये 4-5 अलग है, छोटे छोटे डिवीजन है, लेकिन एकदम मेन जिला पे ही कारगिल जिला में आके पाकिस्तानी आर्मी का एक तोप का गोला गिरा और भारत का जो एमुनेशन डिपो था जहां गोला बारूद रखा था पूरा वही उड़ा दिया। और एक झटके में भारत को 127 करोड़ का लॉस हो गया। इन सब के होने के बाद भारत को लग रहा था कि ये मामूली घुसपैठी आतंकवादी हैं, लेकिन धीरे धीरे पूरी तरह से साफ होने लगा कि ये आतंकवादी नहीं है। इन आतंकवादियों के पीछे पाकिस्तानी पिल्ले बैठे हुए हैं, उनकी नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के जवान बैठे थे। उनके अंदर इतना तो कलेजा नहीं है कि सामने सामने लड़े। अरे साले मर्द की औलाद हो तो सीधा बोले रहते ना कि मत लौटो। हम लोग जब लौट गए थे ठंड में तो तुम आके वहां बैठ गए थे, उसके बाद वीर बन रहे हो। देखिए एक्चुअली क्या होता है कि जब आप हमला करने जाते हैं तो माना जाता है कि आपकी फौज 3 गुनी होनी चाहिए क्योंकि दुश्मन पहले से बैठा है। लेकिन पहाड़ी लड़ाई में ऐसा माना जाता है कि नहीं, आपको 9 गुना लॉस होगा। एक तो आप चढ़ेंगे, आपको चढ़ाई में दौड़ नहीं सकते हैं खाली मैदान की तरफ, और वो आराम से बैठा हुआ है पहाड़ में, हल्का सा एक मौका कर लेगा, बंदूक निकाल लेगा, आपको दिखेगा नहीं कहां से गोली आ रही है। अब भारत के सामने यही बड़ी समस्या थी, कैसे कैसे हमला किया जाएगा। तो ये टोटल का एरिया देखिए कारगिल है, तो इसमें हम लोग जो देख रहे थे ये वाला एरिया जो है मस्कोक है, इसके बाद ये द्रास है। तो मेन जो झमेला था वो द्रास में था, क्योंकि द्रास जो है हाईवे के एकदम करीब में भी करीब का एरिया था और यहाँ की जो पहाड़ियां थी वो काफी ऊंची थी, जिससे कि नेशनल हाईवे नंबर 1 पर कौन जा रहा है आराम से देखा जा सकता था। पाकिस्तान इतना डोमिनेंस कर लिया था कि नेशनल हाईवे नंबर 1 पर आप एक स्कूटर नहीं ले जा सकते थे बिना उनके हिसाब से, क्योंकि वो आराम से गोली मार सकते थे, सर पे गोली मारते थे एकदम टिप के वो सब। तो भारत को यहाँ पे बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था, ये भारत की इंटेलिजेंस फेलियर थी, ये पूरी तरह से आके इन पहाड़ियों पर बैठ गए। अब ये जो आपका
द्रास का एरिया दिख रहा है, ये भले इतना छोटा यहाँ दिख रहा है, अब ये देखिए पूरा का पूरा एरिया द्रास है। अब भारत ने अपनी थल सेना का ऑपरेशन विजय चालू किया 19 मई को, ऑफिशियली इसी दिन से युद्ध स्टार्ट हो गई। अब हम लोगों ने कहा कि भैया एक टुकड़ी द्रास में भेजते हैं, कुछ यहाँ पे मॉस्को के एरिया में, यहाँ पे काक्सर में, और ये वाला एरिया जो आपका बटालिक है यहाँ पे भी भेजते हैं। भीषण लड़ाई हो गई आपकी द्रास में, चूंकि द्रास का एरिया बहुत ऊंचा पे था। अब यहाँ 3-4 ऐसे जगह थे जहां पे कब्जा करना जरूरी था, जैसे तोलोलिंग हो गया, टाइगर हिल हो गया, पॉइंट, मतलब देखिए यहाँ पे बहुत छोटे छोटे पहाड़ी भी हैं सब लाइन से, तो इसका अलग अलग नाम ना देके सेना के मानचित्र में उसका नाम दे दिया गया पॉइंट 5140, और एक और पॉइंट है पॉइंट 4590। ऐसे कई ठो पहाड़ियां हैं सब, और ये पूरा मिला देते हैं ना तो ये एरिया बनता है द्रास। अब इस द्रास के एरिया में युद्ध करना बड़ी भयानक था। इधर तोलोलिंग थी, तोलोलिंग के बाद यहाँ पर आपका मम था, फिर पॉइंट 5140 था। ऐसे करते करते इस एरिया तक पूरा जीत लेंगे तो लास्ट में पड़ता था टाइगर हिल। टाइगर हिल बहुत ही ज्यादा हाइट पर था और इन सब पे पाकिस्तानी बैठे हुए थे सब, इतना भीषण एरिया में ये लोग आकर बैठ गए थे। अब भारत को नीचे से जाना था इस एरिया में। जनरल परवेज मुशर्रफ के प्लान के हिसाब से उन लोगों ने भारत के 140 पोस्ट पर कब्जा कर लिया था, बंकर बना लिए थे, और हर पोस्ट में उन्होंने भारी मात्रा में हैवी मशीन गन, मोटार, आर्टिलरी, पीछे से तोप का सपोर्ट, स्ट्रिंगर, सरफेस टू एयर मिसाइल, हर तरह के मिसाइलों से लैस थे, और वो लगभग 1500 की संख्या में थे। समस्या ये थी कि यही नहीं समझ में आ रहा था कि वो हमला कहां से कर रहे हैं। ये द्रास का सेक्टर अगर आप देख रहे हैं तो ये वाला जो एरिया है वो टाइगर हिल है, ये सबसे हाइट पे था इस एरिया में टाइगर हिल। लेकिन इसके इधर कई तो पॉइंट 5140 थी, यहां पर आपने सुना होगा विक्रम बत्रा, दिल मांगे मोर। तो ये लोग इस एरिया में ना, जो हमारे राजपूताना राइफल थी, ग्रेनेडियर थी, जम्मू कश्मीर राइफल थे, जाट रेजिमेंट के सैनिक थे, गोरखा थे, कई सारे पूरी भारत के हर एरिया से फौज को लगाया गया था। तो यहां पर बेसिकली ग्रेनेडियर थे, राजपूत राइफल थे और जम्मू कश्मीर राइफल के जवान थे। तो ये इस एरिया से गए, पहले ये लोग यहां से गए, तोलोलिंग पे कब्जा किया, तोलोलिंग के बाद कई छोटे छोटे पॉइंट पर कब्जा किया, तोलोलिंग के बाद सेकंड हाइट पे जाता पॉइंट 5141 था, यहां कब्जा किया गया। यहां कब्जा के बाद अब देखिए यहां से सीधा टाइगर हिल यहां है, यहां पर हमला हो रहा था और ये ससुरे सब यहां से आर्टिलरी फायर कर रहे थे सब, तोप यहां से। सोचिए उनको कहां दिखेगा, और यहां एयरफोर्स भी सक्सेस नहीं हो पा रही थी। लेकिन भारतीय जवान रुकने वाले कहां है ससुरे तुनाई। भारत मां को जब भी जरूरत पड़ी है, भारत के वीर सपूतों ने कभी भी अपना खून बहाने से पीछे नहीं हटे। भारतीय सैनिक जब पॉइंट 5141 पे कब्जा किए तो यहां से नीचे उतरते वक्त भी बहुत ज्यादा यहां से भीषण फायरिंग हो रही थी, यहीं पे बहुत सारे फौजी हमारे शहीद हो गए। फिर प्लान बनाया गया कि हम लोग इस डायरेक्शन से उतर के कुछ उस डायरेक्शन से, तीनों ओर से घेरा जाए हम लोग टाइगर हिल के ऊपर। 3 ओर से टाइगर हिल को घेर के और फिर भारत ने टाइगर हिल पर अपना तिरंगा लहरा दिया था। देखिए यहाँ पर जो एरिया दिख रहा है ये आपको टाइगर हिल दिख रहा है, और टाइगर हिल से इतना दूरी पे आप देखेंगे तो ये तोलोलिंग का एरिया, ये तोलोलिंग पहाड़ी है, ये टोटल एरिया जो है वो द्रास है। अब तोलोलिंग की जो पहाड़ी है वो काफी ऊंचाई पर स्थित है, वहां पर लड़ाई करना काफी मुश्किल हो गया था तोलोलिंग पर। अब यहाँ तोलोलिंग पे तो पहले से तोलोलिंग पीक है, यहाँ पे पाकिस्तानी पहले से बैठे थे, और जो हिंदुस्तानी फौज थी वो नीचे से आ रही थी। अब हिंदुस्तानी फौज नीचे से जब चढ़ रही थी तो ये जो पाकिस्तानी थे इस साइड में अपनी आर्टिलरी गन रखे थे, यहां से हमला कर देते थे। तोलोलिंग की ऊंचाई से ये पूरे एरिया पे डोमिनेट करते थे। ये एरिया नीचे होने की वजह से हम लोग जब द्रास से ऊपर चढ़ना चालू किए तोलोलिंग पे तो ये सीधा हमला कर देते थे। फिर भी भारतीय सूरवीरों ने किसी भी तरह इस मुश्किल चोटी के ऊपर चढ़ान किया। तोलोलिंग को जीतने के बाद इसके अगल बगल में देखेंगे तो कई सारी पहाड़ियां हैं जिन्हें अलग अलग पॉइंट के नाम पे जानते हैं, जिसे हम कहते हैं पॉइंट 5140। इस तरह से छोटी छोटी पहाड़ियां थी। इन पहाड़ियों को पार करने के बाद अब देखिए इतनी दुर्गम में पहाड़ियों में जा जाके लड़ाई लड़ना था, और दुश्मन यहाँ पर 100 से ज्यादा पोस्ट बना के, बंकर बना के, वहां पर गुफा टाइप का उसमें छुपा हुआ था। हमारे सैनिकों को दिखता भी नहीं था स्पष्ट कि उनकी लोकेशन कहाँ है। ये पार करके इस एरिया की जो सबसे ऊंची चोटी थी वो थी टाइगर हिल। द्रास के तोलोलिंग और उसके छोटे पहाड़ियों पे जीतने के बाद अब इस एरिया का सबसे ऊंचा पहाड़ आप देख रहे हैं ये टाइगर हिल। इसको फतह करना बहुत ही मुश्किल था। टाइगर हिल पे हमारे जो जम्मू कश्मीर राइफल, जो राजपूताना राइफल रही, हमारी जो ग्रेनेडियर्स, इनकी पोस्ट पहुंची फौज पूरी तरह से। अब ये इतना सीधा चढ़ाई पे और यहाँ से ये लोग टोटल एरिया डोमिनेट कर रहे थे। इस वजह से इंडिया को जो थी कैजुअलिटी ज्यादा हो गई, क्योंकि ये पहाड़ पर वो पहले से छुपे हुए थे।
एक तो इतनी ऊंचाई थी। अब आप सोचिए जो कुतुब मीनार है वो 240 यानी लगभग 250 फीट की ऊंचाई पर, और ये लड़ाई चल रही थी 18,000 फीट। आप 250 फीट कुतुब मीनार चढ़िएगा तो थक जाते हैं, ये 18,000 फीट पर दुश्मनों का आमना सामना मुकाबला था। उसपे से चोट्टो पाकिस्तानियों की फौज पीछे से तोप से फायरिंग कर रही थी, इनडायरेक्टली मोटार तोप, हैवी मशीन गन इत्यादि से। और इनको छुपने में एक सहायता होती थी, क्योंकि रूल है कि जो ऊंचाई पर रहता है उन्हें युद्ध में ज्यादा फायदा मिलता है। इसीलिए टाइगर हिल को तीन ओर से घेर लिया गया। तीनों ओर से घेरने के बाद जब टाइगर हिल पर कब्जा हुआ तो समझने लगा कि भैया द्रास का एरिया जो है ना पूरी तरह से इंडिया के डोमिनेंस में था। लेकिन बाकी बटालिक सेक्टर वगैरह में अभी भी घुसपैठ बनी हुई थी। लेकिन ये टाइगर हिल जीतने के बाद भारतीय सैनिकों का मनोबल भी टाइगर हिल से ज्यादा ऊंचा उठ गया था। करगिल की लड़ाई में सबसे निर्णायक अगर किसी हथियार ने अगर साथ दिया था तो वो बफोर्स तोप ने साथ दिया था। बफोर्स तोप ने इतना भयानक बम्बार्डमेंट किया था कि पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आ रहा था कि कहां से ये हमला हो रहा है। आर्टिलरी के जो तोपों थे उसे छुपाकर और इतना जोर से फायरिंग किया गया कि पाकिस्तानियों को संभलने का मौका नहीं मिला। और ये जरूरी भी था वो कुत्तों को अच्छे से धोना, ताकि उनको पता चले कि औकात से बढ़ के कोई काम नहीं करना चाहिए। जब धोया गया उनके पहाड़ियों पर जहां छुपे थे तो उनको भागने का मौका नहीं मिला, और उनकी लाशें इतनी बुरी तरह थी कि पाकिस्तान उन लाशों को लेने से मना कर दिया था। हमारी आर्टिलरी ने जो एक्यूरेट हमला जो करना चालू किया, ये बहुत ज्यादा मदद किया भारतीय सेनाओं को वहां पर बढ़त बनाने के लिए। जबकि आपको याद होगा तो जब राजीव गांधी की सरकार थी तो इनको बहुत सारे इल्जाम लगाए गए थे कि बफोर्स में घोटाला हुआ है, क्या हुआ है। लेकिन जब युद्ध के मैदान में जब बफोर्स अपने रियल मैदान में उतरा तो जितने विरोधी थे जो ये बोल रहे थे कि राजीव गांधी ने घोटाला किया है, उन लोग का एकदम मुंह बंद हो गया, क्योंकि ये एकदम पिन पॉइंट निशाना मारता था, एकदम टीप के। जबकि पाकिस्तानी को समझ में नहीं आता इसका मार कैसे रहा है। हम किसी अलग वीडियो में आपको बता देंगे कि तोप से कैसे निशाना बनाया जाता है। एक्चुअली उसके लिए 8 फिगर आर्टिलरी निकाली जाती है 4 फिगर के हिसाब से। तो वो 4 फिगर 8 फिगर के हिसाब से इसको निकाल के मारा जाता है। 40 किलोमीटर रेंज होता है। 40 किलोमीटर तो दिखता भी नहीं है, ये फिगर के हिसाब से मारा जाता है, नक्शा के हिसाब से। वैसे ही हमारे यहाँ राफेल खराब है, राफेल खराब है। अभी चाइना से युद्ध हो जाएगा तो सबको समझ में आ जाएगा कि राफेल क्या है। तो हमारे यहाँ में देखिए भाई, किसी की भी सरकार रही, विपक्ष में बैठे हो तो मतलब सरकार को गरियाओ। एक तरह से कह लीजिए तो ये हमारे पॉलिटिक्स का एक परंपरा है कि विपक्ष में बैठे हो तो सरकार को गरियाओ। उस वक्त बफोर्स के लिए आप राजीव गांधी को गरिया रहे थे, अभी आप राफेल के लिए नरेंद्र मोदी को गरियाओ। तो आप ये नहीं कह सकते कि गाली किसी एक पार्टी ने सुना है, यहाँ सब पार्टी गाली सुनती है, भले वो कुछ भी करे। आर्टिलरी गन के बाद वायुसेना ने भी अपना ऑपरेशन सफेद सागर चालू कर दिया। 26 मई 1999 को ऑपरेशन सफेद सागर को ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया, और इसके लिए भारत सरकार भारतीय वायुसेना ने अगले ही दिन यानी 27 मई को, ये भारतीय वायुसेना के लिए बहुत खराब दिन एक तरह से कह सकते हैं, तो क्योंकि यहाँ इस वक्त भारतीय वायुसेना को कई सारे झटके लगे। उन्होंने अपना मिग 27 विमान को उड़ाया जो वहां पे पहाड़ी क्षेत्र में गया और इसमें टेक्निकली खराबी आ गई थी। ये हालांकि पाकिस्तानी कहते हैं कि उन्हें मारकर गिरा दिया गया था। टेक्निकली खराबी आने की वजह से इसके जो पायलट थे नचिकेता, वो क्या किए, पैराशूट से ड्रॉप किए, और गलती से उनका पैराशूट जो है लाइन ऑफ कंट्रोल के उस साइड गिर गया, पाकिस्तान साइड में। बाद में पाकिस्तान ने भारत के दबाव में लौटा दिया, जैसे अभिनंदन जी के साथ मामला हुआ था। लेकिन तब तक ये तो बात का मैटर है कि जब लौटाया था, लेकिन उस वक्त तो किसी को पता ही नहीं चल रही थी 27 मई को कि कहां गए, इनका कोई रडार से सिग्नल ही गायब हो गया था। तो इनके पीछे निकले थे मिग 21 लेके अजय अहलुवालिया। अजय अहलुवालिया सब गए थे सर्च करने के लिए, तो ये काफी लो हाइट से उड़ान भर रहे थे क्योंकि इनको खोजना था अपने साथी नचिकेता का विमान। लेकिन इन्हीं पर पाकिस्तानियों ने स्टिंगर मिसाइल से हमला कर दिया। अब सोचिए किसी आतंकवादी के पास मिसाइल होता है, स्टिंगर मिसाइल। ये चट्टा पाकिस्तानी था, दुनिया में कह रहा है कि मतलब हमारी फौज नहीं है। अरे हिजड़ों कहीं के, तुम्हारी फौज नहीं है। एक तो लड़का हमारे वीडियो में कमेंट किया कि दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी देश भारत है। इस तरह पाकिस्तानी ऐसा कमेंट करता, हमको तो हंसी ही नहीं छूट कर, हम रिप्लाई कौन जी करे, चोट्टा कहीं का, तू सबसे बड़का है हम लोग को बोल रहा है। तो आतंकवादियों ने अजय अहलुवालिया के विमान पर स्टिंगर मिसाइल से हमला कर दिया। स्टिंगर मिसाइल से जब हमला किया तो ये इन्होंने सीट इजेक्शन का बटन दबाया। इसके बाद सीट इजेक्शन हो जाता है, हम राफेल के वीडियो में आपको सब समझा दिए थे। और उसके बाद ये पैराशूट से नीचे उतरे तो ये पाकिस्तानियों ने हैवी मशीन गन से फायरिंग किया। आसमान से अजय अहलुवालिया के शरीर के टुकड़े गिर रहे थे वहां पर, एकदम निर्मम हत्या कर दी गई। ये वायुसेना का एक बहुत बड़ा कह लीजिए तो एक काला दिन था।
वायुसेना ने सोची कि हम अपने हेलीकॉप्टरों का प्रयोग करेंगे, क्योंकि फाइटर जो होते हैं बहुत तेज रफ्तार से निकल जाते हैं, दुश्मन कहाँ छुपा है पता ही नहीं चलता है, और हेलीकॉप्टर जो होते हैं वो थोड़े धीरे स्पीड से होते हैं और एक जगह रुक भी सकते हैं। लेकिन भारत के साथ समस्या क्या था, जो उसके MI-24 या MI-35 जैसे भीषण लड़ाकू हेलीकॉप्टर थे, ये सबके पास जो लड़ाकू हेलीकॉप्टर थे, ये इनके पास हथियार ज्यादा होता है, लेकिन इनकी लोड इतने भयानक थी कि ये उतना हाइट पर उड़ नहीं सकते हैं, ये केवल 10,000 फीट की ऊंचाई पर ये उड़ सकते हैं। लेकिन वहां तो लड़ाई हो रही थी 18,000 फीट की ऊंचाई पर। सोचिए 18,000 फीट, कुतुब मीनार 250 फीट की ऊंचाई पर, वो 18,000 फीट की ऊंचाई पर। अब क्या किया जाए, तो भारत ने अपना MI-17 जो हेलीकॉप्टर था, जो सवारी ले जाने वाला हेलीकॉप्टर था, जिसमें कोई भी मिसाइल नहीं लोड किया जा सकता है, तो भारतीय वायुसेना के इंजीनियरों ने इसमें क्या किया, अलग से मिसाइल ले जाने के लिए पॉट जोड़ दिया। आप यहाँ देखिए इसमें कोई पॉट नहीं है, लेकिन यही हेलीकॉप्टर में यहाँ पे आपको रॉकेट ले जाने के लिए पॉट जोड़ दिया गया। लेकिन इसमें एक खराबी थी, जो हमारे 4 MI हेलीकॉप्टर थे, इसके पास आती हुई मिसाइलों के, क्योंकि पहले जो 2 विमान थे उन पर तो मिसाइल अटैक हो गया था, स्ट्रिंगर मिसाइल कंधे पे रख के मार दिया जाता है, तो ये लोग स्ट्रिंगर मिसाइल से बचने के लिए एक फ्लेयर का प्रयोग करते हैं। वो आग का गोला होता है, एक्चुअली स्ट्रिंगर मिसाइल जो होती है वो गर्मी को सूंघ के आती है, तो गर्मी को सूंघ के आती है, तो ये क्या करते हैं, जब इनको पता चल जाता है कि हमारे ऊपर स्ट्रिंगर मिसाइल आ रही है, तो वो आग का गोला फेंकने लगते हैं, जिसका जो इंफ्रारेड को मिसाइलों को अपनी ओर खींच लेता है, ये बच के निकल जाते हैं। तो भारत के जो हेलीकॉप्टर थे, 4 में से तीसरा जो हेलीकॉप्टर था, उसमें ये फ्लेयर वाला सिस्टम था वो नहीं लगाया गया था, और यही खतरा हो भी गया। हमारा पहला हेलीकॉप्टर बम बरसा के आ गया, फ्लेयर से बच गया, दूसरा भी फ्लेयर छोड़ के बच गया, बम बरसाया, लेकिन तीसरा जो जहाज था वो भीषण हमला किया, और उसके पास फ्लेयर भी नहीं था, लेकिन इतने हमारे वायुसेना के पायलट बहादुर कि वो नीचे जहाज को लाया, एकदम एक्यूरेट हमला किया। लेकिन उसी बीच क्या हुआ, जो स्टिंगर मिसाइल थी वो तीसरे हेलीकॉप्टर को हिट कर गया, पीछे से आ रहा चौथा हेलीकॉप्टर जो एरिया था पाकिस्तानियों के बंकर को ध्वस्त कर दिया। लेकिन हम लोगों ने फिर अपना एक हेलीकॉप्टर खो दिया, और उसमें हमारे बैठे जवान को हमारे जो जवान थे वो भी शहीद हो गए। तो फ्रेंड्स, मन तो नहीं कर रहा था बिल्कुल भी स्टॉप करने का, क्योंकि इतना इंटेंस स्टोरी बता रहे हैं वो पूरी इन डेप्थ, कि मुझे बताऊं, सच बताऊं, बड़ा गुस्सा आ रहा था सुन के भी, कि इतनी धोखाधड़ी, इतना वो, कि जब आपने एग्रीमेंट किया हुआ है कि आप पीछे जाओगे, और उसके बाद आप पीछे जाने की जगह आप वहां पे आके कंट्रोल कर रहे हो। मेरे तो बहुत, मतलब इसका मतलब ट्रस्टवर्दी नहीं है, कभी किसी को ट्रस्ट नहीं करो। ये लेसन इंडिया को सीख लेना चाहिए। अब अपने नेबर्स, खासकर जिनके साथ हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहता है, उनको तो बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करो। पाकिस्तान एंड चाइना को, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और बाकी जगहों पे भी अवेयरनेस रखनी चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं पता होता। और क्योंकि अगर हम इस टाइप से करेंगे तो एंड रिजल्ट यही होता है कि बहुत सोल्जर्स को अपनी लाइफ की जो है सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। पर डेफिनेटली ब्रेवरी ऑफ आवर सोल्जर्स, उनकी ब्रेवरी से ही आज इंडिया प्रोटेक्टेड है। अगर हमारे ये सोल्जर्स जिस तरह से अपनी जान देकर शहीद होके अगर इस टाइप से ना करें, तो हम कुछ नहीं रहेगा। डेफिनेटली। और दिखाया कितनी ब्रेवरी उनकी, और दूसरे साइड की कितना, मतलब उनमें कितना, जैसे कहते हैं ना, इविलनेस, विकेडनेस है, कि बस सब गलत काम कर करके, मतलब कोई एग्रीमेंट, कोई प्रॉमिसेस, किसी की भी कोई भी उनके लिए इम्पोर्टेंस नहीं है। देख के बहुत दुख होता है और गुस्सा भी आता है। पर डेफिनेटली, मतलब जो इन्होंने इंडेप्थ बता रहे हैं ना, आंख खुल रही है, आंख, लिटरली मेरी तो आंख खुल रही है। राइट, काफ़ी अच्छा वीडियो है, और इसमें 2 की बातें हैं। पहली बात तो ये है, क्योंकि इंडिया जो है ऐसी वॉर्स में पार्टिसिपेट कर चुका है और फाइट कर चुका है, जीत चुका है, तो इंडिया ज़्यादा स्किल्ड है चाइना से अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो यही लोग बार बार, वेस्टर्न मीडिया भी यही कह रहा है, क्योंकि इंडिया इतने कॉन्फ्लिक्ट्स में एक्चुअली फ़ाइट कर चुका है, उसको ज़्यादा स्किल है, ज़्यादा तरीका उसे आता है फाइट करने का, कंपेयर टू चाइना। फाइटिंग स्किल में इंडिया स्ट्रॉन्गर है। अब दूसरी बात यह है कि इसमें अब ये देखिए कि इंडिया पीसफुल कंट्री, इंडिया ने शुरू नहीं किया, उन्होंने शुरू किया। आपकी पोस्ट हथियाली, जैसे कह रहे हैं 140 से अपनी पोस्ट ने हथियाली, मतलब बहुत मेजर एग्रेशन था, माइनर नहीं, बहुत मेजर एग्रेशन था। अब इतने मेजर एग्रेशन के बाद जब इंडिया जीतता है, मेरी फिलॉसफी तो ये है कि आप जो है, आपको लैंड ग्रैब करनी पड़ेगी दूसरे की, जिससे दूसरे को पता लगे कि मैंने शुरुआत की थी और मैं हारा हूँ, क्योंकि मेरी लैंड चली गई। अगर वो फिर अटैक करता है
तो भी उसको पता चल जाएगा कि वो हारेगा और लैंड जाएगी। उससे डिटरेंस पैदा हो जाता है कि बंदा फाइट नहीं करता, बोलेगा अगर मैंने फाइट की तो और मैं अपनी लूज़ करूँगा, जीतने दूर की बात है। इन सब क्लैशेस में ये हुआ था कि फाइट हुई, इंडिया ने अपनी वापस ले ली, परंतु आगे कुछ नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि पहले दूसरे दुश्मन ने स्टार्ट किया, उसने इतना लॉस किया, लोग इंडिया के सोल्जर शहीद हुए, राइट। उसके बाद इंडिया का मॉनेटरीली लॉस होता है जब इतने सारे इक्विपमेंट बर्न करता है, लोगों की जान गई, जो भी शहीद हुए, टेंशन कॉज की, इंडिया की प्रोग्रेस तुमने डुबाई। उसके बाद नेट रिजल्ट क्या निकला? वहीं का वहीं, जो आपके पास पहले लैंड थी वही आपके पास अभी भी है। सोल्जर शहीद हो गए, आपका पैसा बर्बाद हो गया, नेट रिजल्ट कुछ नहीं निकला। होना ये चाहिए था कि आपको जाके और लैंड लेनी चाहिए थी, तो जीतने के बाद और आगे चलते जाना चाहिए लैंड, जिससे उनको पता लगे कि लड़ाई में वो हारे, उनकी लैंड चली गई। उससे एग्रेसर दोबारा नहीं करता, क्योंकि अब जो है फिर हर एक को अच्छा फाइट करते हैं, अगर हम हार गए तो कोई बात नहीं, वहीं की वहीं लाइन रह जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। मगर फ़ायदा सिर्फ ये हुआ, अगर आप देखें स्ट्रेटजी के हिसाब से, कि स्किल बढ़ गई फाइटिंग की। आपको पता चल गया कि कितने इनोवेटिव हैं, कितनी आर्मी कितनी इनोवेटिव है, एयरफोर्स नेवी कितनी इनोवेटिव है। आपने स्ट्रेटजी बनाई, आपको स्किल आपका इम्प्रूव हुआ, आप में क्षमता आई, आप में कैपेबिलिटी आपकी बढ़ गई फाइटिंग में। उससे ये बेटर, इससे ये फ़ायदा है कि फ्यूचर में यस आप ज़्यादा स्किल्ड हो, आपकी जो आर्मी है वो टेस्टेड आर्मी है, उसको पता है कैसे फाइट करना है, वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को एक बार हो जाए, अगली बार वो और तेज़ दावा फाइट करता है। तो इसीलिए आज ये कहा जा रहा है कि जबकि चाइना के पास ज़्यादा वेपन्स हैं, मगर इंडिया के पास ज़्यादा स्किल है। तो इसलिए मगर ये दुख की बात था, जो भी हुआ दुख की बात थी, जो भी हुआ है, और आई होप कि दोबारा ना हो। यस फ्रेंड्स, पर हस्बैंड ने जो ये लास्ट में जो बताया ना, आई होप ये मोदी जी और सारे वहाँ पे जो अब इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स हैं इंडिया के, वो इसी मेंटालिटी और यही सोच से अब करें कि अगर अब कोई हमारे ऊपर अटैक करे तो हम जब उनको अटैक करके हराए तो बस अपना लैंड वापस लेने की जगह उनके लैंड को भी लेके अपने अंडर करें। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं भी इस बात पे एग्री करती हूँ, ताकि उनको भी समझ में आए अगर तुम हमारे लैंड को ले सकते हो तो हम भी तुम्हारे लैंड को लेंगे। हमें हमेशा ही पीसफुल रहकर और इस टाइप से उनको भाई अच्छा हम आपका लैंड वापस दे देते हैं, वो सब नहीं करना चाहिए। अब हमें ये स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि वो उनको एक सीख देगा। क्योंकि बुली कब समझेगा? बुली तब समझता है जब उसको पता चलता है मेरा नुकसान होगा। तो फ्रेंड्स, इसी पे एंड करते हैं वीडियो, क्योंकि हमने नेक्स्ट पार्ट भी देखना है। तो चलो चलते, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।